सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 2 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज प्रथम पृष्ठ पे शुरुआत होती है सर्वोच्च न्यायालय की खबर के साथ। सार्वजनिक स्थानों पर गैर कानूनी निर्माण मंजूर नहीं। शीर्ष अदालत ने क्लियर कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर इलीगल इंक्रोचमेंट निर्माण बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सड़क हो, जमीन हो, फिर किसी प्रकार का अनधिकृत निर्माण। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फिलहाल देश भर में तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान शुरू में ही कहा था कि वह अवैध निर्माण को तोड़ने के संबंध में सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश तय करेगी। मंगलवार को पीठ ने फिर कहा कि अदालत संपत्तियों को ध्वस्त करने के मुद्दे पर किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए दिशा निर्देश तय करेगी। तो कहीं ना कहीं इसे लिंक कर सकते हैं बुलडोजर जस्टिस की तरफ। सरकार ने जो एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया था बुलडोजर जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरी तरह रोक लगा दी थी अभी कुछ दिनों तक, और सिर्फ बुलडोज़र का इस्तेमाल इसीलिए अलाउ करा था कि आप किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट सरकारी संपत्ति पे या किसी प्रकार का अवैध निर्माण तोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो बुलडोज़र जस्टिस के अंतर्गत अपना मीडिया ट्रैक्शन लेने के लिए मकानों को तोड़ रहे थे, वो सब अलाउड नहीं है। अगली खबर है वांगचुक, सोनम वांगचुक, जो कि हमारे लद्दाख के बहुत ही फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, व्यक्ति हैं और बहुत ही नामी चर्चित व्यक्ति हैं। वो असल में दिल्ली में हिरासत में ले लिए गए हैं। लद्दाख में चल रही कई समस्याओं को लेकर वह पदयात्रा कर रहे थे लद्दाख से दिल्ली तक की, और इस चक्कर में उनको दिल्ली एंटर करते वक्त ही हिरासत में ले लिया गया है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों ने मंगलवार को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने इस सभी को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। मतलब जो आपको आदेश दिया जाता है कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते या आपको अलाउड नहीं है, तो जब आप उसकी आगे का पालन नहीं करते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर का, तो आपको फिर डिटेन करा जाता है। ठीक है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, लद्दाख की ऑटोनॉमस रखने को लेके और अन्य विकास को लेकर जो कि लद्दाख में स्थानीय लोग जीवन में आना चाहिए। इसके अलावा कई खबरें हैं, आप उनका अध्ययन कर लीजिएगा। हम सीधे अपने संपादकीय की ओर बढ़ेंगे और आज का संपादकीय में शुरुआत हो रही है मिलावटी आहार से बढ़ती बीमारियां। और इससे पहले हम देखते हैं कल्पमेधा क्या कहना चाह रहे हैं। दुनिया में अगर केवल खुशियां ही खुशियां हो तो हम बहादुर होना और धैर्यवान होना कभी भी सीख नहीं सकते। हेलन केलर जी ने बहुत अच्छी बात कही। अब आते हैं मिलावट की तरफ। तो विनोद के शाह कहते हैं पिछले कुछ समय में छोटे बच्चों और युवाओं में हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर से मौत के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कवक यानी फंगस और विषाणु से होने वाली खतरनाक बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। विश्व संगठन ने रिपोर्ट के मुताबिक 22 में देश में कैंसर के 14.1 लाख नए मामले सामने आए, जिसमें 9 लाख से अधिक लोग की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2050 तक दुनिया भर में कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ेगी। कैंसर पर शोध के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IARSI अनुसार पिछले वर्ष में मुंह, गला और स्तन कैंसर की बढ़ोतरी के अलावा 35 प्रकार के कैंसर की वृद्धि हुई है। मतलब कैंसर की समस्या बनता जा रहा है। जहाँ पे 14 लाख लोग का आंकड़ा था 2022 में, उनमें से 9 लाख लोग की मृत्यु हो चुकी है। आने वाले समय में खतरा है 2050 तक को कैंसर के केसेस बढ़ जाएंगे। कारण क्या होता है? मानव शरीर कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि और उनका विभाजन है। रसायन युक्त भोजन सामग्री और खराब जीवन शैली भी इसकी वजह है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में रह रहे 93% बच्चे सप्ताह में एक दिन डिब्बाबंद खाद्य सामग्री खाते हैं, जबकि 53% बच्चे प्रतिदिन तुरंत आहार यानी जंक फूड खाते हैं। मतलब कि ये थोड़ा सा अब हम देखें लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है महानगरों में।
शहरों से लेकर गाँव के गरीब बच्चों तक की दिनचर्या जंक फूड से शुरू हो रही है। अब लैंसेट की पत्रिका की शोध रिपोर्ट 22 के मुताबिक देश में 1.25 करोड़ बच्चे अपेक्षित वजन से अधिक मोटे थे। ये संख्या वर्ष 1990 के आंकड़े तुलना में 25 गुना ज़्यादा थी। मतलब मोटापा, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है लोगों में। लैंसेट ने अपने अध्ययन में ये पाया। गरीब से लेकर अमीर और छोटे से लेकर बड़ा उम्र तक के लोग डिब्बाबंद चीज़ों को तुरंत भूख मिटाने की खाद्य सामग्री मान चुके हैं। बड़ी संख्या में आम जन अब काम के दौरान घर से बना नाश्ता ले जाने के बजाय बाजार की खाद्य सामग्री पर आश्रित हो चुके हैं। देश में 20 वर्ष से अधिक की उम्र के 7 करोड़ से अधिक वयस्क जिनकी दैनिक भोजन सामग्री में अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं, स्वयं को तंदुरुस्त नहीं मानते हैं। डिब्बाबंद भोजन में अधिक नमक, शीतल पेय में कृत्रिम मिठास के साथ प्रिजर्वेटिव की अत्यधिक मात्रा यकृत, गुर्दे की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर आदि सहित कैंसर रोग के लिए जिम्मेदार है। कृत्रिम पेय पदार्थ, चॉकलेट और डिब्बाबंद फलों के रस से मूत्र में संक्रमण की शिकायतें देश में तेज़ी से बढ़ मतलब कि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा खान पान लाइफस्टाइल में परिवर्तन होने से आने वाले समय में कई बीमारियां हमको अपने चक्र में घेर रही हैं। अमेरिका की एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी के विरुद्ध वहाँ की हज़ारों महिलाओं ने इस आरोप के साथ मामला दायर किया कि उसके उत्पाद से मेसोथेलियोमा कैंसर फैल रहा है, जबकि भारत में इन उत्पादों को उच्च गुणवत्ता का बताकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। मतलब कि यही तो देखिए, अमेरिका में कम से कम आवाज़ तो उड़ जाती इन चीज़ों को लेकर कि मेसोथेलियोमा कैंसर का बहुत बड़ा कारण है वो ब्यूटी प्रोडक्ट, मगर इंडिया में बहुत धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जबकि भारत में उत्पादों को उच्च गुणवत्ता का माना जाता है ना। और शारीरिक सौंदर्य की उक्त सामग्री को शरीर पर अधिक समय तक टिकाऊ बनाने के लिए एस्बेस्टॉस का उपयोग होता है। मतलब जो अपन ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह इस्तेमाल करती हैं महिलाएं, तो उसे लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए भी एस्बेस्टॉस का यूज़ होता है, जो कि बहुत हानिकारक चीज़ है। ब्रिटिश मेडिकल ट्रेस बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सौंदर्य सामग्री में एस्बेस्टॉस को उपलब्ध तकनीक से पकड़ना आसान नहीं है, इसलिए सौंदर्य प्रसाधन कंपनी अपने उत्पादों को विषाणु मुक्त होने का दावा करती हैं, है ना। देश में खाद्य सामग्री, दवाइयों सहित दैनिक उपयोग की सामग्री की निगरानी और जांच के लिए संबंधित विभागों के पास ना तो पर्याप्त कर्मचारी है और ना ही जांच प्रयोगशालाएं। राज्य सरकारों के पास ऐसे विभाग चलाने के लिए वित्तीय बजट भी कमी है। फूड एफएसआई अथॉरिटी के नियम के अनुसार एक खाद्य निरीक्षक के पास अधिकतम 2000 दुकानों की निगरानी का जिम्मा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन राज्यों में एक खाद्य निरीक्षक पर 15,000 दुकानों तक का निगरानी। आप ये देखिए कि यही तो हम बार बार कहते हैं कि गवर्नमेंट में इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, मगर उसमें भरा नहीं जाता लोगों को। अब जो फूड इंस्पेक्टर होता है, एफएसएसएआई अथॉरिटी के अंतर्गत उसको पावर मिली हुई है कि वो अपना फूड सर्वे और इंस्पेक्शन को कंडक्ट कर सकता है रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स वगैरह में। तो एफएसआई ये मानता है कि एक इंस्पेक्टर के पास 2000 दुकानें होनी चाहिए। के पास से मतलब ये है कि उसकी अथॉरिटी के अंडर। पर रियलिटी में क्या हो रहा है कि ये 2000 ना होके उसके अथॉरिटी के अंदर 15,000 दुकानें आ रही हैं। 15,000 दुकानें। तो ये आप वही तो मैं कहता हूँ हमेशा, आप ऑलरेडी एम्प्लॉय से वर्कआउट बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा वैकेंसीज निकाल दीजिए, युवाओं को रोज़गार भी मिल जाएगा, आपको एक फूड सेक्टर भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे एक समस्या आ रही है। तो जब मुद्दे पे लौट के अगर आएँ, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कंप्लायंस का। अब वो क्या कंप्लायंस करेगा, 15,000 दुकानों का क्या निरीक्षण करेगा, कितने सैंपल लिया करेगा, कितने सैंपलों को जांच के लिए भेजा करेगा, ये तो ये जाने और एफएसआई ही जान सकती हैं। हमारी तो समझ से परे है कि एक ही व्यक्ति 15,000 दुकानों की जिम्मेदारी लेकर कितना गुणवत्ता के साथ अपना कार्य कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये भी चिंता का विषय है। खाद्य प्रयोगशालाओं की प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की भी कमी है पूरे देश में। बीते समय से हांगकांग और सिंगापुर की एक भारतीय मसाला कंपनी के आयात पर रोक के बाद भी भारतीय बाज़ारों ने इन उत्पादों को विक्रय नहीं रोका गया।
क्योंकि भारतीय प्रयोगशालाओं की स्पष्ट जांच रिपोर्ट नहीं थी। हम 2 बड़ी मसाला कंपनियां जिन्हें सिंगापुर और हांगकांग में बैन कर दिया गया है हार्मफुल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को लेके, मगर वो अभी तक भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं लगाई गई है। क्योंकि अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है प्रयोगशाला की, लैब की, और जो हमें लगता है कभी आने भी नहीं वाली है। जबकि कंपनी के उत्पादन और कैंसर कारक प्रिजर्वेटिव की अधिक मात्रा का उपयोग विदेशी प्रयोगशालाओं में पाया गया। भारतीय कानून में शीतलता और जांच में देरी के कारण मिलावट करने संबंधी अपराध को कारगर रूप से रोका नहीं जा सका है। बावजूद इसके सरकारी जांच में कसावट लाने, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और नागरिकों की सेहत पर कहीं कोई चिंता नहीं दिखती। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने गुणवत्ता और दोषपूर्ण उत्पादों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से 14 अंकों के पंजीयन को अनिवार्य किया है, लेकिन आज भी 60% अधिक खाद्य सामग्री विक्रेताओं के पास लाइसेंस ही नहीं है। तो कागजों में तो सब चीज़ें चल रही हैं, नीतियाँ चल रही हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी अलग ही चल रही है। अमन का पैगाम अगला आर्टिकल है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की। उन्होंने एक फिर दोहराया है कि दुनिया में आतंकवाद का किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता, पर पश्चिम एशिया में शांति को लेकर भारत प्रतिबद्ध है। बंधकों की सुरक्षित रिहाई मेरी सुनिश्चित होनी चाहिए। भारत सदा से आतंकवाद के विरुद्ध रहा है। अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमले के बाद जब दुनिया के अनेक देशों ने आतंकवाद के खिलाफ छेड़ने की प्रतिबद्ध जाहिर की थी, तब भारत उनमें से अगली कतार में शामिल था। भारत भी चाहता है ना किसी प्रकार का युद्ध वगैरह ना हो, उससे नुकसान ही होता है। मगर जिस तरह से इसराइल और हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोही के खिलाफ हमले कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं। यदि वहाँ पे जो समस्या चल रही है उससे लोग को नुकसान भी हो रहा है। बहुत सारे रिहायशी इलाके ध्वस्त किए जा चुके हैं, बीमार और लाचार लोगों को तक ज़रूरत सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं, और वहाँ भी वैसी तबाही की आशंका है जैसी फ़िलिस्तीन के गाज़ा पट्टी और लेबनान के बेरूत में देखने को मिली है। इसमें सारी दुनिया की चिंता मानवाधिकारों के हनन को लेकर पैदा हो गई है। आतंकवादियों पर हमले से शायद ही किसी को एतराज़ हो, पर जिस तरह बेगुनाह लोग, स्त्रियों, बूढ़े और बच्चे मारे जा रहे हैं, फ़िलिस्तीन में बहुत सारे लोग बंधक बनाए गए हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो चल ही रहा है वहाँ पर, तो ये भी एक चिंता का विषय है। मानवाधिकार वहाँ के नागरिकों के युद्ध के चलते हनन हो रहे हैं। अगला आर्टिकल है तबाही की बाढ़। यह आशंका पहले से भी थी कि नेपाल में भारी बरसात का बिहार पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। अब नेपाल में बांधों से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में जो तबाही मची है उसमें गहरी चिंता पैदा हो गई है। बिहार के कई जिलों की नदियों में उफान आ गया है और अब बाढ़ का पानी जितने बड़े दायरे में फैल गया है, उसे देखते हुए राज्य में अतीत में आई बाढ़ और त्रासदियाँ ताज़ा हो गई हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। बिहार में पानी का उफान होने के बाद पूरा पूरा गाँव डूब जाते हैं। वो तो सब जगह डूब जाते हैं, मगर बिहार को बड़ा झेलना पड़ता है। नतीजन बिहार में कई नदियों के तटबंध टूट गए और अब 19 जिलों के बाढ़ में पानी का फैल चुका है। विडम्बना ये है कि जब भी नेपाल में बारिश और बाढ़ अधिक होती है तो उसकी मार अनिवार्य रूप से बिहार पर पड़ती है। मगर बांधों के दरवाजे ना खोले जाएं तो बांध के ही टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ये भी समस्या है। करीब 7 दशक पहले भारत और नेपाल के बीच बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कोसी नदी परियोजना की शुरुआत की गई, मगर अब भी ये त्रासदी कायम है। बरसात के मौसम में उफान कर जनमान माल को व्यापक नुकसान पहुंचाने वाली नदियों को तटबंध बना कर नियंत्रित करने की कोशिश की गई है, लेकिन बाढ़ के पानी के दबाव में जब ये तटबंध टूटते हैं तब कई बार सामने पड़ने वाली समूची बस्तियां बह जाती हैं। बड़ी समस्या है यहाँ पे बाढ़ को लेकर भी हमारे सामने। वी नीड प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेमेडियल मिटिगेशन मेजर्स। सेना प्रमुख ने कहा है चीन बॉर्डर को लेकर कि एलएसी पर स्थिर है लेकिन सामान्य नहीं है। कुछ चिंताजनक बात कह दी है कि एलएसी को लेकर उन्होंने कहा है कि चिंता रखनी ही है, हमको अलर्ट रहना ज़रूरी है। भारत को कई बातें बताई यहाँ पे कि 2020 से पहले वाली बात नहीं है एलएसी में अभी इस समय, और चीन की बसावट का होना एलएसी के नज़दीकी क्षेत्रों में वो चिंता का विषय है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी खेल जगत में ऐसी कोई विशेष खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जापान ओपन टेनिस में अपने देश के हेम्बर्ट को
हराका ट्रॉफ़ी के साथ फ्रांस के आर्थर फिल्स। तो ये आपका जापान से खबर है। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।